चलिए, आवाज नहीं। क्लास स्टार्ट करें। ऑल ऑफ गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? लास्ट पॉइंट बताओ जल्दी से, कहाँ तक पढ़ा हमने? रणथंबोर का साका लिख लिया था पूरा। लास्ट पॉइंट बताओ। केसरिया लिखा हमने हमीर देव चौहान के नेतृत्व में। अग्नि जौहर यानी जौहर लिखा था रंग दे के नेतृत्व में, और जल जौहर लिखा था पद्मा। ओके, अब लिखो अगले पॉइंट में। यह राजस्थान का पहला प्रमाणिक साका था। यह राजस्थान का पहला प्रमाणिक साका था। यह राजस्थान का पहला प्रमाणिक साका था। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो अलाउद्दीन ने रणथंबोर का कार्यभार किसको सौंपा था रे? उल्लुग खां को सौंपा। कार्यभार उल्लुग खां को सौंपा। सर, रानी रंग दे ने जल जौहर किया या अग्नि जौहर? देखो, सुनिएगा। देखो, जल जौहर सिर्फ उपमा के रूप में कहा गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, क्षत्रियों में ये नियम हुआ करता था कि कुंवारी कन्या यानी जिसका विवाह नहीं हो रखा हो, वो कभी भी अग्नि जौहर नहीं कर सकती। तो ये क्षत्रियों के कुल में नियम हुआ। तो क्षत्रियों के कुल में नियम हुआ, तो पद्मा जो थी, देवल जो थी, उसने कहा आखिर मैं क्या करूं, और मैं भी नहीं चाहती, मैं क्षत्रिय हूं, मैं भी नहीं चाहती कि मैं दुश्मन के हाथों में जाऊं। सही एक नहीं है? तब पद्मा के नेतृत्व में उसकी दासियां और उसके साथ और खूब सारी महिलाएं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम आपके साथ पानी में डूबकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। तो वो तो पानी में कूदकर समाप्त हो गई। फिर जब इतिहासकारों ने इतिहास पढ़ा और ये चीज पढ़ी, तो कहा, इतिहासकारों ने इसको उपमा के रूप में कहा कि ये एकमात्र राजस्थान में जल जौहर हुआ। क्या हुआ? वरना रानी रंग दे जो थी उसने तो अग्नि जौहर ही किया। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात का ध्यान रखें। लिखो जल्दी से। रणथंबोर का कार्यभार किसे सौंपा? उल्लुग खां को सौंपा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो अमीर खुसरो का मत। अमीर खुसरो का रणथंबोर दुर्ग के लिए मत। फास्टली लिखो। सर, उस वाले क्वेश्चंस का आंसर बता दो ना प्लीज। कौन सा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को रोकने के लिए किससे भेजा गया है? यही पूछा? हाँ, उत्तर लाया कोई? पहले बताओ, उत्तर संभालने का प्रयास किस किस ने किया? अच्छा, अच्छा, तुमने प्रयास किया? कहाँ किया? गूगल पे ही? बोलो। हाँ,
ओके, जयपाल जयपाल, अरे ये जयपाल फैपाल तो बाद में जाने वाले थे। सर्वप्रथम जो भेजा था, याद रखना, किसने? पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को रोकने के लिए उन्होंने अपने गुरु आचार्य रामदेव को भेजा था। किसको भेजा था? रामदेव को। ओके, ध्यान रखिएगा। रामदेव के नेतृत्व में एक दल भेजा, पर वो रामदेव खुद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से इतना प्रभावित हुआ कि उनका शिष्य बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। उत्तर है रामदेव। लिख लिया सभी ने? ओके, लिखो अमीर खुसरो का रणथंबोर दुर्ग के लिए मत। वही एरो में लिखोगे बढ़िया, दोनों तरफ से बंद करके लिखो। आज कुफ्र का गढ़, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गर हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गर हो गया। कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गर हो गया। लिखना पड़ेगा बोर्ड पे? नहीं नहीं, कुछ बाके फाड़ रहे हैं कि क्या बोल दिया सर ने ये। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का क्या हो गया? गर हो गया। ओके स्टूडेंट, लिख लिया ना? ओके, ये हो गया आपके, बताओ क्या? रणथंबोर के चौहान। कंप्लीट ना? अब हेडिंग डालो स्टूडेंट, एक पेज छोड़कर, या फिर जहां पे खत्म हुआ है उस पेज को छोड़ दो और नए पेज में हेडिंग डाल दो जालोर के चौहान। कौन से चौहान? जालोर के सोनगरा चौहान। जालोर के सोनगरा चौहान। जालोर के सोनगरा चौहान। सबसे पहले लिखोगे प्राचीन नाम। प्राचीन नाम। प्राचीन नाम किसका? जालोर का। तो आप में से कोई मुझे बताएगा जालोर का प्राचीन नाम क्या था? सभी बता दो साथ में। बोलो कौन, क्या था? बोलो। जाबालीपुर। क्या था? अरे बोलो, बोलो मरो, बोलो। हाँ, ऐसे बदलता है उत्तर। पहले तो जाबालीपुर और फिर जाबालीपुर देखा कि सर ने तो ज्वालापुर लिखा है। तो ध्यान रखना, मरना पहले सुन लो, जाबालीपुर भी है, पर जाबालीपुर के पहले इस क्षेत्र को क्या कहते थे? सुनते रहो, पहले इतिहास देखो मरो। मैंने तुम्हें लिखने का नहीं कहा है, पहले समझ लो, फिर कॉपी में काट छाट करोगे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सुनो, समझो और देखो। समझो, बस समझ लिया ना? जिसने जिसको समझ लिया वो उसका हो गया। समझ में आया ना? जिसने जिसको समझ लिया वो उसका हो गया, और जिसने बिना समझे भी किसी का हो गया बाद में छूट जाएगा वो। बिल्कुल फैक्ट है। सही है कि नहीं है? तो कभी भी किसी पर ट्रस्ट करो तो उसको ठोक बजा कर चेक कर लो कि ये कमीना साथ देगा, या आज के समय में कोई भी साथ तो देते हैं पर उनकी संख्या बहुत कम है। कान खोल के सुन लेना। इसलिए मरो तुम भी समझो, वरना मंजिल मैंने क्या कहा? वफादार है, गद्दार तुम हो।
बेवफा तुम हो, जो दिल अच्छे से नहीं लगाते। और जिस दिन सपनों में स्टडी आने लग जाए, क्या आने लग जाए, अभी भी बोल रहा हूं स्टूडेंट, जिस दिन सपनों में पढ़ाई आने लग गई तो समझ लेना लक्ष्य की तरफ तुम 100% डेडिकेशन के साथ बढ़ रहे हो। और जब तक स्टडी नहीं आए, कोई और ही आए, तो समझ लेना तुम्हारा लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को विशेषकर बिल्कुल फैक्ट कह रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। मैं तो कभी भी कई बार रात को पड़े पड़े करता हूं, धुआं धार और खतरनाक, तब पास से सुपरमैन पंच आता है, बस वापस हो जाता हूं। तो सुबह उठकर कहते हैं पापा कि क्या कर रहा था रात को, धुआंधार खतरनाक। मैंने कहा कहां पे, हो ही नहीं सकता। तो स्टूडेंट बिल्कुल फैक्ट है, जब पढ़ाई रात को आपको याद आने लग जाए तो समझ लेना आप लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो। तो देखो नाम क्या है, इसके बाद इसको कहा गया जाबालीपुर। तो सुनो, हमेशा मैंने क्या कहा, जितना हो सके पूर्ण ज्ञान हासिल करो ताकि हमारे क्वेश्चंस गलत नहीं हो। अब तुमने तो शुरुआत भी जाबालीपुर से की। अब सवाल सुनो, किस राजा ने ज्वालापुर को विजित करके इसका नाम परिवर्तित करके जाबालीपुर रखा? अब बताओ बताओ बताओ। सर क्या मजाक कर रहे हो, हमें थोड़ी आता है, बताओ। कौन बताएगा, बताओ। मेरे को भी, पास वाले को भी सुनाई नहीं दे रहा, तो मुझे कहां से सुनाई देगा? पिछले वाले को सुनाई दे रहा है। और सर आज मुझे जो थोड़ा थोड़ा बार सुनाई दे रहा था वो कुछ स्पीच को लेकर ही बोल रहे थे। क्या आप कल अधिकारी बन गए तो आपको बोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ बता रहे थे। मैं वहां बाहर बैठे बैठे सुन रहा था और तुम यहां पर बोल रहे हो पिछले वाले को सुनाई नहीं दे रहा है। खाते पीते हो तो जो आवाज में भी वो दम होना चाहिए। हाँ तो बोलो, बैठो। और कोई? सर ऑफलाइन में कितने स्टूडेंट है, ऑफलाइन वाले को स्टूडेंटों को देखना है तो आओ एडमिशन लो, ऐसे नहीं बताते हम। सही है ना, हमें भी चाहिए यार। हाँ, बस पंचायती करवा दो, नंबर 1 है। अब आज मॉर्निंग में ही B8 बैच, कौन सा? हाँ, तुम फाउंडेशन के हो, वो प्री का है। तो B8 बैच में पढ़ा रहा था तो एकदम फोन आ गया और मेरे को उसी टाइम क्लास खत्म करके बाहर जाना था। छोरे कह रहे कहाँ जा रहे हो, एकदम कहाँ जा रहे हो, फोन किसका है? मैंने कहा वाह इतनी पंचायती। तो वापस मुझे क्या बोलते हैं कि सर आप ही कहते हो, हम राजस्थानी हैं और राजस्थानियों का प्रमुख काम पंचायती करना है, बता के जाओ किसका आया। तो वो वाली बात है। तो सुनो अच्छे से, सुनो अच्छे से, बहुत खूब। हाँ बिल्कुल, बहुत खूब। ऑनलाइन में से एक स्टूडेंट ने उत्तर सही दिया है, ऑफलाइन में से कोई और? विजय मर जाएगा, ऋषि क्यों जीतेगा इस क्षेत्र को? जानवी, इधर पूजा, अमरीन ने तो बता दिया, उधर तेरा नाम भी पूजा ही है ना, तो हाँ मनीषा बता। कीर्तिपाल लग रहा है, हमें जो लगता वो कभी होता ही नहीं है। सुन लेना, इस क्षेत्र को, ज्वालापुर को विजित किया था अजमेर के बिसल देव चौहान ने। किसने? जिसको तुम विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हो। अजमेर के बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थ ने इस क्षेत्र को विजित कर, इस क्षेत्र को विजित कर
क्या नाम रखा? जाबाली पुर नाम रखा। ओके, नाम रखा। लिखो अब जल्दी से। ऋषि जाबाली, अरे ऋषि मुनि जाबाली की तपोस्थली थी, इसलिए इनके नाम पर जाबालीपुर रखा। पर रखा किसने, मैं वो पूछ रहा हूं। बिशल देव ने। लिख लिया सभी ने? अरे आप में से मुझे कौन बताएगा कि जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन था? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन था? पेन वाला, हाँ खड़ा हो तू। अरे ये भाई, हाँ। कन्नड़देव चौहान संस्थापक पूछा है। स्टार्टिंग से आ रहा है तू, मर जाएगा कमीने। बट छोटे सरकार खड़े हो। हाँ छोटे सरकार, बताओ। नहीं पता, पढ़ता नहीं है। आज ही आया, फर्स्ट डे। क्या बात है, क्या नाम है? गोपी। कहां से हो गोपी? बीकानेर में कहां से? उत्तरी राजस्थान का राजकोट। वहां पे मूंगफली अच्छी होती है। होती है? तेरे आसपास के क्षेत्र में होती है? नहीं होती है? फिर क्या मतलब। बैठो। और कौन बताएगा? रुको, मुझे थोबड़े देखने दो, गद्दारों को टालने दो। विजय के पीछे, हाँ ये भाई तेरे आगे इधर, हाँ। कौन सा? कीर्तिपाल चौहान। बैठो। बहुत खूब। कीर्तिपाल चौहान। अब कीर्तिपाल चौहान, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। कीर्तिपाल चौहान था कौन? इसके पिता कौन थे? ये कहां से आया और जालोर को किससे जीता? इसकी जानकारी कौन देगा मुझे? मैं तो अभी लिखा देता, संस्थापक कीर्तिपाल चौहान, जिसने 1181 ईस्वी में जालोर पर अधिकार करके चौहान वंश की नींव रखी। पर यह भी तो जानना है ना तुम्हें कि भाई ये था कौन, आया कहां से और कैसे विजित किया। बताओ, ये पूरी जानकारी जानना चाहोगे या फिर सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जानना चाहोगे? बोलो। क्या बात कर रहे हो? क्या सीआईडी में जाओगे क्या? हाँ बिल्कुल, वो सीआईडी में प्रद्युमन, दया और अभिजीत होता है ना, तो वो आपको बताया पूरी तहकीकात करते हैं। और तहकीकात करते तभी तो लास्ट में अपराधी को पकड़ते हैं। तो तुम्हें भी बिल्कुल स्टूडेंट हर चीज में परफेक्ट बनना पड़ेगा अगर अधिकारी बनना चाहते हो तो। जैसे सर ने आकर आज आपको डिबेट के बारे में बताया होगा, बताया ना? हाँ, तो डिबेट जो है ये किसके लिए? मैंने बोला था ना आपको 2 या 3 दिन पहले कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव होनी चाहिए। आपके बात करने का तरीका जो होना चाहिए अगले वाले को ऐसे प्रभावी करना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए अगला वाला, और अगले वाले को अपनी भाषा से इतना प्रभावित नहीं कर दे। हाँ, प्रभावित का मतलब समझे,
दूसरी लैंग्वेज में। हम यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन हम जो करते हैं बिल्कुल करते हैं हिंदी भाषा के अंदर, बाहर जाते कहीं करे रहे तो अच्छा नो स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, इसको अपने जो डेली रूटीन के जो काम होते हैं उसमें भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, लैंग्वेज को सुधारो, जिससे आपकी लैंग्वेज जो है बड़ी इफेक्टिव बनेगी। इस बात को ध्यान रखिए अच्छे से। हाँ, तो पूरा जानना चाहोगे ना? रजिस्टर फजिस्टर बंद करो पहले पूरा। सर हमें तो नहीं बताया डिबेट का, तो तुम्हें कैसे बताएंगे? डिबेट तो ऑफलाइन वालों के लिए है, सही है कि नहीं है? डिबेट जो है, कम्युनिकेशंस जो है वो ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए है। अब सुनो और समझो अच्छे से, और अच्छे से जानिएगा स्टूडेंट। बोर्ड पर देखो, मैंने कहा ना मेरे सब्जेक्ट में अब भूल जाओ कि राजस्थान हिस्ट्री नाम का कोई सब्जेक्ट है। राजस्थान था नहीं है, कमीने दुष्टी, तू मेरे सब्जेक्ट को खत्म कर रहा है, कह रहा है राजस्थान हिस्ट्री था, तो फिर मैं भूखा मर जाऊंगा यार, ऐसे क्या कर रहा है सब्जेक्ट तो है, पर आप ये सोचो कि हाँ इस सब्जेक्ट से हमें कोई 1% भी टेंशन नहीं है, सीधी चीजें आपको याद होगी। और मेरा रूल्स अभी जैसे फर्स्ट क्लास चल रही है, लास्ट क्लास भी ऐसे ही चलेगी, कोई फुर्ती नहीं है। तुम्हें फुर्ती हो तो बता देना, मैं अगले 5 दिन में कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। करूं? हाँ, ये वर्चस्व है, ध्यान रखना। मतलब जिसकी सब्जेक्ट पर पकड़ होगी ना, वो तुम्हें दबा के रखेगा। मैं तुम्हारा राणा हूं, तुम मेरे सिर्फ सैनिक हो। मैं तय करूंगा कि कौन मेरा विश्वस्त सेना नायक है, किसको कहां का सूबा मिलना चाहिए। सूबा का मतलब समझे? जागीर। हाँ, और कौन गद्दार है, गद्दारों के लिए तो एक गोपनीय अभियान होगा और मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कितने गद्दार है? अब खुद कौन कहेगा सर मैं गद्दार हूं? तो सुनो और समझो, बोर्ड पर देखो। और बोर्ड पर समझाने से पहले आपको एक बात ये भी बता दूं कि यहां पर सिर्फ तो सिर्फ जालोर के चौहान ही कंप्लीट नहीं होंगे। यहां पर जालोर के चौहान, अजमेर के चौहान, मेवाड़ का गोहिल वंश और गुजरात के चालुक्य, 4 राजवंशों की बातें होगी। तो अच्छे से समझो, अगर उनको मैं पॉइंटों में लिखाऊं तो तुम्हें कभी जिंदगी में भी समझ में नहीं आएगा। तो देखो बोर्ड पर, सबसे पहले डोल ही डोल नाडोल। नाडोल में बताओ चौहान शाखा चली थी ना? तो सुनो, नाडोल में संस्थापक था लक्ष्मण चौहान। बोलो कौन था? अब लक्ष्मण चौहान के वंशज शासन कहां करेंगे? नाडोल में। तो लक्ष्मण चौहान के वंशजों में आगे जाकर राजा हुआ अल्हण देव। बोलो कौन सा देव? बोलो। हाँ, अल्हण राजा हुआ, और अल्हण का ही पुत्र था धुआंधार और खतरनाक। कौन सा पाल? हाँ, कीर्तिपाल चौहान। ओके, अब सुनो और समझो। तो अब देखो, हमें पहले ये पता चला कि कीर्तिपाल चौहान था कौन। तो आप कहोगे नाडोल के राजा अल्हण देव या अल्हण का पुत्र था कीर्तिपाल चौहान। कंप्लीट हुआ। अब सुनो, जब नाडोल में अल्हण देव और कीर्तिपाल थे, तब इनके समकालीन, बोलो क्या लिखा मैंने? अजमेर में था, बोलो कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ओके, और इस समय मेवाड़, कौन सा वाड़? मेवाड़ में राजा था सामंत सिंह। बोलो कौन था?
सुनते रहो। और इसी समय रात ही रात गुजरात, और गुजरात में राजा तो अलग ही था, पर सेना नायक लेंगे, बोलो कौन? भीमदेव द्वितीय। अब सुनो और समझो, ये चारों राजा एक दूसरे के समकालीन थे। समझ में आया कि नहीं आया? अब स्टूडेंट, कीर्तिपाल चौहान बड़ा योद्धा था। कीर्तिपाल चौहान आया किसके पास? अलहण देव के पास, अलहण के पास, अपने पिता के पास, और अपने पिता को कहा पिताजी हमें राजा बनना है। क्या बनना है? राजा बनना है। तो अलहण ने कहा कि अभी आपके पिता जिंदा है, राजा बनोगे पर हमारे बात। तो कहा नहीं, हमें राजा बनना है, और राजा बनने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अलहण को पता चल गया कि छोरे के इरादे नेक नहीं। तब अलहण ने कीर्तिपाल चौहान को 12 गांव की जागीर दे दी। नाडोल में कितने गांव दे दिए? हाँ, 12 गांव की जागीर दे दी। का चलो जाओ तुम 12 गांव का सूबा संभालो, जागीर संभालो। तो बताओ कितने गांव की जागीर मिली? 12 गांव की जागीर। कीर्तिपाल बड़े वीर योद्धा थे। कीर्तिपाल अब 12 गांव की जागीर के साथ साथ अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। तब कीर्तिपाल चौहान ने, याद रखिएगा, अटैक करना प्रारंभ कर दिया। किसके साम्राज्य पर? पृथ्वीराज चौहान के अजमेर, यानी पृथ्वीराज चौहान का जो साम्राज्य था उसके क्षेत्र को थोड़ा थोड़ा हड़पने लगे, जीतने लगे। परेशान हो गए कौन? देखो, ये भी चौहान, ये भी चौहान। अब दोनों के बीच में अनबन चलने लगी। उसी दरमियान क्या हुआ, पृथ्वीराज की एक बहन थी जिसका नाम था, बोलो क्या था? पृथ्वीबाई या प्रथाबाई। कौन सी बाई? पृथ्वीबाई या प्रथाबाई। अब ये पृथ्वीबाई प्रथाबाई बड़ी हो गई। क्या हो गई? बड़ी हो गई। तो पृथ्वीराज ने इसके विवाह हेतु, किसके? पृथ्वीबाई के विवाह हेतु वर संभालना प्रारंभ किया। और पृथ्वीराज ने प्रथाबाई का जो विवाह तय किया, वो तय किया, बोलो किसके साथ? हाँ, दोनों इधर आओ। संघ। ठीक है, हो गया विवाह। ओके, अब सुनो और समझो। एक बात बताओ स्टूडेंट, विवाह जब होता है तो विवाह के पहले सभी को इनविटेशन दिए जाते कि नहीं दिए जाते? अब इनविटेशन देते हैं, पहले क्या किया जाता था बताओ? शादी का न्योता देने जाते थे तो क्या देते थे? चावल। क्या देते थे? और चावल भी अलग अलग वैरायटी के होते थे। एक व्हाइट चावल देते थे तो वो कुछ और ही के होते, और पीले चावल देते तो वो शादी के प्रतीक होते थे। समझ में आया ना? अब तो मैं बोल रहा हूं ना, हमने पाश्चात्य संस्कृति को देखकर हमने हमारी संस्कृति का पाप काट दिया है। समझ में आया नहीं? हमारी संस्कृति में कभी भी नहीं कहा गया स्टेज प्रोग्राम करो, सही है ना? फिर स्टेज प्रोग्राम तो चलो ठीक है, उसके बाद दूल्हा दुल्हन को कहते हैं कपल डांस करो। अब साला हम राजस्थानी, हमें टाइम पर ढोल पे नाचना नहीं आता, क्या वहां पे कपल डांस करेंगे? तो वो सारा सिर्फ एक ही स्टेप जो हमने अंग्रेजों को देखकर सीखा है ना? वो अंगुली पकड़ा देते हैं, फिर लुगाई को कहता घूम, तो वो लुगाई घूमती है,
और घूमती तो फास्ट घूमती तो उसको भौंड़ा जाती धमेड़, और वो सब शूट हो जाता है किस में, कैमरे में। और आपको पता है ये राजस्थान और ये भारत है, फिर रील्स बनती है। अब देखो उस रील्स को देखने में जितना मजा नहीं आता ना, जितना वो लिखा हुआ पढ़ने में मजा आता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि शादी के सीजन का पहला विकेट गिरा, है ना, वो वाली चीजें। तो हमने पाश्चात्य संस्कृति को देखकर हमारी संस्कृति का पाप काट दिया है। तो वो वाली बात है, याद रखना, कभी भी अपने में बदलाव लाओ, सब कुछ बदलाव लाओ, पर अपनी संस्कृति के साथ कभी भी बदलाव नहीं आना चाहिए। क्योंकि संस्कृति का खंडन होना, संस्कृति का समाप्त होना, मतलब उस स्थानीय क्षेत्र की जो विशेषता है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सुनो और समझो। स्टूडेंट जब बिल्कुल शादी तय की तो पृथ्वीराज ने जितने कितने भी चौहान, सामंत, सरदार, छोटे मोटे जो भी थे उन सबको चावल भेजे, शादी का न्यूता दिया। न्यूता नहीं दिया किसको? कीर्तिपाल को। शादी का इनविटेशन नहीं भेजा। और जब शादी हो गई तो कीर्तिपाल को पता चला कि मेरे से छोटे छोटे सामंतों और सरदारों को बुलाया गया, मुझे नहीं बुलाया गया। इसका मतलब मेरा अपमान हुआ। क्या हुआ? हाँ, तो आज भी हम देखते हैं ना कि शादी जब होती है तो सबको इनविटेशन भेजते हैं और अपने काका को कहते कौन बुलावा। सही है ना? या फिर काका एट दिस मोमेंट पर सब आ जाते हैं हमारे फैमिली में शादी के लिए, और काका कहते हैं मैं कौन हूं। तो कहते हैं क्यों नहीं आओगे? कि वो 5 बीघा जमीन भाई मेरे नाम कराए तो आओ। काफी देखते कि नहीं देखते ऐसा? तो स्टूडेंट ये लफड़े आज से ही नहीं चल रहे, पृथ्वीराज के समय से चल रहे हैं। पृथ्वीराज ने भी बुलाया नहीं, किसको? तो कीर्तिपाल को ये बात पता चली कि मुझे नहीं बुलाया गया है, तब कीर्तिपाल ने कहा मेरा अपमान हुआ है, इसका मैं क्या लूंगा? बदला। अब स्टूडेंट कीर्तिपाल को रात को नींद नहीं आती थी। कीर्तिपाल बदला लेना चाहता था किससे? पृथ्वीराज से। पर तुम बताओ, क्या पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कीर्तिपाल पराजित कर सकता है क्या? ये तुमसे बेटर बात कीर्तिपाल को पता थी। ये बात कीर्तिपाल को भी पता थी कि नहीं, मैं पृथ्वीराज को पराजित नहीं कर सकता। और रात को सोता सोता सोचता कि सुबह जाऊंगा, पृथ्वीराज पर आक्रमण करूंगा और लड़ूंगा। थोड़ी देर बाद कहता नहीं जाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद वापस उसको बब के आते, कहा जाऊंगा, बुलाया क्यों नहीं, अपमान हुआ मेरा, जाऊंगा मैं। फिर कहता नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतना ताकतवर भी नहीं था, इतनी सेना भी नहीं थी। तो अब सुनो अच्छे से स्टूडेंट। अब कीर्तिपाल ने तय किया, सोते सोते ही, रात को सोते सोते ही तय किया कि, कहां गया कीर्तिपाल? ये रहा। कीर्तिपाल ने तय किया कि मैं पृथ्वीराज को तो पराजित नहीं कर सकता, पृथ्वीराज का नया नया, मैंने तो क्लिक भी नहीं किया, वो देखो वहां पे तो पेन है। सामंत सिंह जी ऑटोमेटिकली वीर गति को प्राप्त हो गए। तू खेल कर रहा है वहां से, ठूपा दे दूंगा दुष्टी कही के। ये कभी कभार बेटे मजाक कर लेते हैं कि खेला करते एकदम। एक बार क्या हुआ, वो नीचे कौरीला लेना, वो बेटा बड़ा मास्टरमाइंड है। तो हुआ क्या था स्टूडेंट, वो यहाँ पे तो बैठा नहीं था, बाहर गया हुआ था। अब उसको मेरी आवाज सब सुनाई दे रही है। अब मैं उसको बोलता था यहाँ पैनल पर, वो बाहर गया हुआ था, पूरा वहीं से बेटा मैनेज कर रहा था। तो मैंने बोला सिंधु सेवड़ा, तो उसने सिंधु सेवड़ा की फोटो दिखा दी।
बाहर बैठे बैठे छोरों ने कहा सर ये किसकी फोटो आई? तो मैंने देखा, मैंने कहा सिंधु सेवड़ा की। तो मैंने कहा गायब करो, तो वो वहां से बटन दबाता गायब। मैंने कहा वापस दिखाओ, वापस दिखा देता। मैंने कहा साला ये हो क्या रहा है? उधर देखा तो वो था ही नहीं। तो मैंने 2 मिनट तक और ट्राई किया, मैंने कहा और दिखाओ, ये लो। मुझे पता ही नहीं चला। फिर वो जब अंदर आया तो यूं थोड़ा थोड़ा हंसता हंसता आया, तब मुझे पता चला तो तू कर रहा है ये, मार दूंगा, ध्यान रखना। सुनो, तो कौन थे बोलो? हाँ, सामंत सिंह। तो स्टूडेंट, कीर्तिपाल ने सोचा मैं पृथ्वीराज को तो पराजित नहीं कर सकता, पर पृथ्वीराज के नए नए बहनोई बने कौन, इनको मैं पराजित कर दूंगा और बदला लूंगा। किससे? पृथ्वीराज से। यह तय करके रजाई ओढ़कर सो गया कौन, कि सुबह होते ही अटैक करूंगा बहनोई पृथ्वीराज के सामंत सिंह पर और अधिकार करूंगा किस पर, मेवाड़ पर, और सो गया। 2-1 घंटे बाद वापस रजाई फेंकी और कहा मैं अगर सेना लेकर गया और अटैक किया किस पर, और सामंत सिंह ने अपने साले को बुला लिया, तो अनलिमिटेड जूते मेरे पड़ेंगे। का नहीं जाऊंगा, वापस सो गया। थोड़ी देर बाद वापस भब के आए, बुलाया क्यों नहीं? अपमान हुआ, बदला तो तब अब सोचने लगा। अब देखो कोई भी काम नहीं था, तो आपको भी पता है रात को हमें चिंता होती है। क्या होती है? अच्छा, क्या चिंता होती है बताओ? आपने कहा यस सर। रहने दो, ये तो तुमने सुध फेंक दी। आप ये कहो कि जिस दिन पढ़ाई नहीं करते उस दिन कोई चिंता नहीं होती है। हाँ, होती है तो अच्छी बात है। स्टूडेंट, हमें भी कभी कभार चिंता होती है, कभी कभार चिंता होती है, हम वेट करते हैं। हाँ, और फोन नहीं आता है तो चिंता ही होती है। तो सुनो और समझो, तो ऐसे ही स्टूडेंट, और चिंता होती है तो फिर करते भी क्या, ठीक रही तो चलाते हैं। सही है। तो ऐसे ही कीर्तिपाल, आपको समझाने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए बता रहा हूं। कीर्तिपाल को नींद नहीं आ रही थी, तो कीर्तिपाल ने अपना फेसबुक खोला और देखने लगा। तो जो फेसबुक चला रहा था तो उसके सामने प्रोफाइल आई गुजरात के भीमदेव चालुक्य के। जो ही भीमदेव चालुक्य की प्रोफाइल आई तो भीमदेव ने, मतलब कीर्तिपाल ने कहा कि भीमदेव अगर मेरा साथ दे तो भीमदेव किसकी टक्कर का है? पृथ्वीराज की टक्कर का। और मैं झांप लूंगा सामंत सिंह को। तो क्यों नहीं मैं सहायता मांगू किससे? गुजरात के भीमदेव से। अब बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी भीमदेव को। किसको? हाँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट भीमदेव को भेजी। तो भीमदेव के पास भी वो फोन पड़ा था, रात का समय था, तो नोटिफिकेशन आया, वो बोला टाउन। तो भीमदेव जगा हुआ ही था। भीमदेव ने देखा तो रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो भीमदेव ने हाथों हाथ, हाँ, तो वापस इधर मैसेज आया कीर्तिपाल के पास कि योर फ्रेंड रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड, है ना। हाँ, मैं थोड़ा जेठालाल का फैन हूँ। किसका? जेठालाल की इंग्लिश देखी आपने? देखो, जेठालाल में कोई भी खूबी नहीं है, मैं स्पष्ट बताऊं। उसका शरीर देखो डब्बू की तरह, उसका थोबड़ा देखो कोई मतलब का नहीं, पर उसने अपनी लैंग्वेज से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया हुआ है। लैंग्वेज का ही तो कमाल है। और उसकी इंग्लिश सबसे निराली। वो एक बार आपको पता हो, अगर आप देखते हो तो दया को सरप्राइज देता है। किसको? हाँ, दया को। पीछे कमीने मर जाएगा, ये दुष्टी कह रहा बबीता को। ये मैं कह रहा हूं ना, तुम हमेशा गलत चीज को नोटिस करते हो। किसको? दया को सरप्राइज देता है। दया क्या अपनी जिंदगी में कभी भी हेलीकॉप्टर में नहीं बैठ रखी होती है। किसमें? तो जेठालाल
कहता है कि भाई आज इसको सरप्राइज देंगे, तो उसकी आंखों पर यूं पट्टी बांधकर उसको ऑटो में बिठाकर कहाँ लेकर जाता है? हेलीकॉप्टर के पास। और हेलीकॉप्टर के पास लेकर जाता है और फिर आंखों पर ऐसे हाथ रखता है। फिर दया को कहता है कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक तो आंखें खोलेगी नहीं, मेरे 3 गिनने पर आंखें खोलेगी। तो जेठालाल 1 2 3 कहता है तो दया आंखें खोलती है, तो पहले आगे देखती है हेलीकॉप्टर, तो दया की वही स्टाइल, हे माँ माता जी। हाँ, पहले कहा हे माँ माता जी हेलीकॉप्टर, क्या कहा? हेलीकॉप्टर। तो वापस जेठालाल ने कहा डोबी हेलीकॉप्टर नहीं, हैप्लीकॉप्टर, है ना। तो देखो, तो मैं थोड़ा जेठालाल का फैन हूं, तो मैं भी इंग्लिश ऐसी ही बोलूंगा। एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्ट कर ली रिक्वेस्ट, किसने? बोलो, भीमदेव। अब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते ही कीर्तिपाल ने मैसेंजर पर मैसेज भेजा भीमदेव को, है क्या भेजा? है। तो उधर से मैसेज आया वू आर यू। तो कीर्तिपाल ने कहा आई एम 12 गांव का जागीरदार, क्योंकि 12 गांव का ही था। तो भीमदेव ने हंसने वाले इमोजी भेजे और कहा अब की बार मैसेज कर दिया जागीरदार तो ब्लॉक कर दूंगा। रात को 12 बजे जागीरदार, क्योंकि बड़ा था ओहदे में कौन? भीमदेव। तो वापस कीर्तिपाल बड़ा मास्टरमाइंड था। कीर्तिपाल ने इमोजी में से 2 नाचती हुई गर्ल्स और 2 हंसते हुए इमोजी भेजे वापस। किसको? भीमदेव को। तो भीमदेव ने कहा तूने ये इमोजी मुझे क्यों भेजे? तो आगे लिखा कि ये इसलिए भेजे कि हम आपके दुश्मन पर आक्रमण करने जा रहे हैं, क्या तुम भी साथ में आ रहे हो? तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक है, दोनों मिलकर अटैक करते हैं। तो भीमदेव ने कहा कौन? तो कहा मेवाड़ का सामंत सिंह। तो भीमदेव ने कहा कि भाई तुझे कोई गलतफहमी हुई है, मेरा सामंत सिंह दुश्मन नहीं है, तू तेरे अटैक करने जा, मैं तेरे साथ नहीं। वापस हंसने वाले इमोजी भेजे। बोलो किसने? अरे बोलो, कीर्तिपाल ने। किसको? भीमदेव। तो भीमदेव ने कहा देख बहुत हो गया, ब्लॉक कर दूंगा। तो कहा भले ही कर दे। तो कहा तू कहना क्या चाहता है? कहते मुझे पता है तुम्हारा दुश्मन सामंत सिंह नहीं है, सामंत सिंह का साला पृथ्वीराज चौहान है। और पृथ्वीराज चौहान का नाम आते ही तो भीमदेव ने कहा मैं तैयार हूं तेरा साथ देने के लिए। याद करो, पृथ्वीराज और भीमदेव में संघर्ष के कारण लिखाए थे मैंने। और कीर्तिपाल ने वो डांसिंग वाली गर्ल्स इसलिए भेजी और कहा मैसेज में कि सुना है तुम्हारी कोई इच्छा थी, जो इच्छा अधूरी रह गई और इच्छा पूरी ले गया कौन? याद आया कुछ? अरे आया ना। तो बिल्कुल कीर्तिपाल चौहान को भीमदेव ने कहा सुबह 7 बजे तेरे घर के नीचे इंतजार करूंगा, दोनों मिलकर ठोकेंगे। किसको? समझ में आया कि नहीं आया? तो अब बताओ कीर्तिपाल का साथ मिला गुजरात के चालुक्य किसका? देखते रहो बोर्ड पर। अब भीमदेव और कीर्तिपाल दोनों मिलकर आए और दे धमाधम ठोका। किसको? अब देखो, लड़ाई तो कीर्तिपाल पृथ्वीराज में थी, जूते कौन खा रहा है? इसलिए छोरो, तुम कान खोल के सुन लेना, मामला तुम्हारे मित्र का है कोई दूसरा, और तुम उसके साथ हो, सिर्फ साथ हो, तो तुम्हारे भी जूते पड़ेंगे। अब तुम कहोगे बाप को सब मैंने कुछ भी नहीं किया, तो भी ठोकेंगे कि तू कम से कम इसके साथ तो था। इस बात को ध्यान रखना। तो जूते किसके पड़े बताओ? अटैक किसने किया और साथ किसने दिया? पराजित हुए कौन? कहां से? और पराजित होकर यहां से 9 2 11। अब स्टूडेंट सामंत सिंह के हाथों से निकल गया क्या? तब यही सामंत सिंह गए गढ़ ही गढ़। बोलो। और वागड़ का कोई छोटा मोटा शासक था जिसका नाम था चोरसीमल। बोलो क्या नाम था?
इस चोर सी मल पर जाकर अटैक कर दिया किसने, और दे धमाधम ठोका किसको, और जीत लिया कौन सा गढ़, और वागड़ में नींव रख दी गोहिल वंश की। बोलो कौन से वंश की? बोलो समझ में आया कि यार मेवाड़ पर अधिकार हो गया किसका? कीर्तिपाल का। किसका? अब कीर्तिपाल मेवाड़ पर अधिकार करने के बाद आया किसके दरबार में? अपने पिता के दरबार में आया, और पिता के दरबार में आया तब पिताजी ने बिल्कुल कहा कैसे हो बेटा? तो कीर्तिपाल ने कहा स्वागत नहीं करोगे हमारा? हम मेवाड़ को विजित करके आए हैं। तो अल्हड़ ने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम कामयाबी हासिल कर रहे हो बेटा, पर एक बात ध्यान रखना, इंसान जब ऊपर बढ़ता है तो उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए, क्योंकि उसको गिराने वाले बहुत होते हैं, और तुम्हारी भी स्थिति मुझे ऐसी लग रही है। तो कीर्तिपाल ने कहा यही कहो ना पापा कि आपको हमारी ये विजय बर्दाश्त नहीं हो रही है। वापस आ गया कौन? कीर्तिपाल। अब सुनो, सामंत सिंह जब पराजित होकर जा रहे थे किधर? आधे रास्ते में सामंत सिंह को रोका इनके भाई, बोलो कौन से सिंह ने? कुमार सिंह ने। और कुमार सिंह ने सामंत सिंह को कहा कि भ्राताश्री हम बप्पा रावल के वंशज हैं। किसके? बप्पा रावल के वंशज है, और बप्पा रावल के वंशज कब मेवाड़ यानी मेवाड़ और मैदान छोड़कर भागने लगे। मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, मैं वापस जाऊंगा और अपना क्षेत्र वापस विजित करूंगा। तो सामंत सिंह ने कहा तू जाने तेरा काम जाने। तो कुमार सिंह ने सामंत सिंह को कहा चलो यही तय कर लेते हैं। कहा क्या? कि अगर मैंने जीत लिया क्या तो मेवाड़ पर मेरा अधिकार होगा। तो कहा तू जाने तेरा मेवाड़ जाने। तो बताओ सामंत सिंह तो किधर आ गए? वो आधे रास्ते से अपनी सेना लेकर गए। कौन? अब कुमार सिंह ने बुलाया सीआईडी दया, प्रद्युमन और अभिजीत को, और कहा पता लगाओ ये रातों रात कीर्तिपाल जो 12 गांव का जागीरदार था ये इतना पावरफुल बना कैसे? तो अभिजीत ने कहा पता लगाओ दया, कुछ ना कुछ तो इनका फेसबुक डेटा निकालो, म्यूचुअल फ्रेंड कौन कौन है। तब नाम आया किसका? अरे बोलो। यानी 100 बातों की एक बात कुमार सिंह को पता चल गया कि कीर्तिपाल की सहायता की किसने? बोलो। तब रात को कुमार सिंह ने भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी किसको? हाँ, इसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। एक्सेप्ट करते ही कुमार सिंह ने भीमदेव को मैसेज किया है। क्या मैसेज किया? हाँ। सर भीमदेव ने क्यों नहीं किया अधिकार में? वो क्यों करेगा? वो तो गुजरात का था, उसकी राजधानी अहिलपट्टन थी, उसको तो सिर्फ रीजन बताऊंगा बाद में क्यों नहीं किया। अब सुनो और समझो। स्टूडेंट, भीमदेव के पास मैसेज आया है, और तुम्हें पता है हम भी किसी को मैसेज आज करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? है। क्या लिखते हैं? और साला आज तक हमें ये नहीं पता कि इस है का मतलब क्या है। सही है ना? पता है किसी को? है का HI हम लिख तो देते हैं है, इसका मतलब क्या है? कोई बताएगा? पता करके आना है का मतलब क्या है। फिर राजस्थानी भाषा में है का मतलब क्या वो मैं बताऊंगा हमारे राजस्थानी कल्चर के अनुसार। हेलो तो सबको पता है, हेलो। कहना हाय, हाय तो कहते हैं जब कर्म फूट जाते कि हाय मेरे कर्म फूट गए। यहाँ पे कौन से कर्म फूट रहे हैं? अरे राजस्थानी भाषा में चलो बता ही देता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के कौन कौन है? हाथ खड़े करो। प्योरली ग्रामीण क्षेत्र के जो खेतों में गए हुए हैं, खेतों में। हाँ तो सुनो, अब खेतों के अंदर आपको पता है हमारे पापा कभी सिंचाई करते हैं तो ट्यूबवेल पर लाइट कट जाती है, और ट्यूबवेल और सिंचाई के बीच में काफी डिस्टेंस है। अब लाइट कट कर वापस आ गई।
अब पापा वापस वहां ट्यूबवेल पर बटन ऑन करने जाए, वापस आए तब तक 1 घंटा लग जाए। तभी पापा ने ट्यूबवेल की तरफ देखा तो उधर अंकल खड़े थे। तो पापा खेत में से आवाज लगाता है, ए है, तो वो लास्ट में है आता है ना, वो वाला है। मतलब है का मतलब होता है अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करवाना। तो हम भी मैसेज करते हैं, है इधर देखो, है। समझ में आया ना? ये हमारे राजस्थानियों का जुगाड़ है ना? तो अब सुनो और समझो। तो भीमदेव को भी है भेजा, तो भीमदेव ने वापस वही मैसेज, वो आ यो। तो उधर से मैसेज आया, आई एम कुमार सिंह। अरे पाल नहीं, कुमार सिंह है। कहा कुमार सिंह। तो वापस भीमदेव ने कहा, आई डोंट नो। तो भीम इस कुमार सिंह ने मैसेज भेजा भीमदेव को, का ब्रदर ऑफ सामंत सिंह। ये मैसेज भेजा तो भीमदेव ने हंसने वाले इमोजी भेजे। किसको? कुमार सिंह को। तो वापस कुमार सिंह ने कहा ये इमोजी क्यों भेजे? तो उसने वापस भीमदेव ने एक बढ़िया इमोजी सर्च किया, जिसमें इमोजी में क्या हो रहा था, एक आदमी था जिसकी गुद्दी पकड़ रखी थी, एक यूं गुद्दी में ठोक रहा था। तो जिसके गुद्दी में ठोक रहा था उसके ऊपर तो लिख दिया सामंत सिंह, और ठोकने वाले के हाथ पर लिख दिया भीमदेव। मतलब समझे कि तुम्हारे भाई को पराजित करने वाला कोई और नहीं, मैं हूं। अब ये बात कही तो वापस कुमार सिंह ने पूछा कि मेरे भाई ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या? तो भीमदेव ने कहा, तुम्हारे भाई ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तुम्हारे भाई के साले ने मेरे हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। जब ये बात कही तो बिल्कुल कुमार सिंह ने कहा, मेरे भाई ने क्या बिगाड़ा ये बताओ? तो कहा भीमदेव ने कहा, तुम्हारे भाई ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर हमने कोई फोकट में साथ नहीं दिया। किसका? कीर्तिपाल का। हमें तो मतलब है पैसों से। 12 गांव की जागीर दी है मुझे। किसने? अरे बोलो, कीर्तिपाल ने। तब स्टूडेंट भीमदेव कुमार सिंह को पता चल गया कि इसको अगर मैं ऑफर कीर्तिपाल से बढ़ा दूं तो ये मेरा भी साथ दे सकता है। तो कुमार सिंह ने भीमदेव को कहा कि मैं तुम्हें, अगर तुम मुझे वापस मेवाड़ दिलाते हो तो मेवाड़ से सटे हुए पूरे गांव तुम्हारे। भीमदेव ने कहा, सुबह 7 बजे तेरे घर के नीचे इंतजार करूंगा। अब बताओ भीमदेव साथ किसका देगा? बोलो। और दोनों सेना लेकर आए और मेवाड़ के पर कीर्तिपाल पर भयंकर क्या किया। और कीर्तिपाल अनलिमिटेड जूते खाकर कहां गया? नाडोल। क्योंकि 12 गांव की जागीर तो बिक चुकी थी। अलहण के पास गया, और जब अलहण जी के दरबार में पहुंचा तब अलहण जी ने कहा, स्वागत करो परम भट्टारक महाराजा धीराज, कीर्तिपाल जी आ रहे हैं। मतलब बिल्कुल उन्हें रियलाइज करवाया, और सही कहा था। अलहड़ ने कहा कि बेटा, मैंने कहा था कि हर कदम फूंक फूंक कर रखो, पर तुमने मेरी बात मानी नहीं। अब अकल आ चुकी थी किसमें? कीर्तिपाल में। तब कीर्तिपाल ने भी वापस दिमाग लगाया, का पता लगाओ ये कुमार सिंह जो सामंत सिंह का भाई था, ये रातों रात इतना ताकतवर हुआ। तब नाम आया किसका? भीमदेव का। तो कीर्तिपाल को भयंकर गुस्सा आया किस पर? और कहा, कीर्तिपाल ने हमारे राजस्थानी भाषा में कहा, वाह रे वाह भीमा, तू तो बिना पेंदे का कभी इधर तो। अब ना तो मेरा दुश्मन सामंत सिंह है, ना मेरा दुश्मन पृथ्वीराज है, ना मेरा दुश्मन कुमार सिंह है, मेरा दुश्मन भीमदेव। कौन सा देव? अब एक बात बताओ, क्या कीर्तिपाल चौहान भीमदेव को पराजित कर पाएगा क्या? ये तुमसे बेटर कीर्तिपाल को पता था। समझ में आया ना? क्योंकि ये भी बड़ा वीर योद्धा था। तो स्टूडेंट, कीर्तिपाल ने कहा, बदला तो मैं लूंगा। कौन से देव से?
तब कीर्तिपाल ने दिमाग लगाया और पता लगाया कि भीमदेव के दरबार में क्या बनकर, सामंत बनकर उपस्थित होते हैं कौन, परमार। कौन? और ये परमार कहीं और की जगह के नहीं, कौन से लोर के है। और जालोर का परमार शासक है कुंतपाल। कौन सा पाल? जो सामंत बनकर उपस्थित होता है किसके दरबार में? तो मैं भीमदेव को तो पराजित नहीं कर सकता, इसके सामंत कुंतपाल को पराजित करके बदला लूंगा। किससे? अरे बोलो। तो अब कीर्तिपाल भीमदेव से बदला लेने हैं तो उसके सामंत किस पर अटैक किया? कुंतपाल पर अटैक किया 1181 ईस्वी में, और मौत के घाट उतारा किसको? और अधिकार कर लिया कीर्तिपाल ने कौन से लोर पर? जालोर पर। और जालोर में दुर्ग था, बोलो कौन सा? सुवर्णगिरी दुर्ग। बोलो कौन सा? हाँ, सुवर्णगिरी दुर्ग था। ये जो दुर्ग था कौन सी पहाड़ी पर था? सोन पहाड़ी। और सोने का ही पर्यायवाची शब्द होता कनक, कनकाचल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? तो सोन पहाड़ी, कनकाचल पहाड़ी पर बना हुआ था कौन सा दुर्ग? सुवर्णगिरी दुर्ग। और इसी सुवर्णगिरी जो सोन पहाड़ी पर था उस पर अधिकार हो गया किसका? तब कीर्तिपाल ने कहा हम चौहान तो होंगे पर हम वो चौहान कहलाएंगे जिनका घर कौन सी पहाड़ी पर हो? सोन पहाड़ी पर हो। तो हमें कहा जाएगा सोनगरा चौहान। सोनगरा, जिनका घर कौन सी पहाड़ी पर। इसलिए यहां से शाखा चली, सोनगरा शाखा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना। तो देखो, मैंने आपको यहाँ पर स्टूडेंट पूरी चीजें बताई है, क्या मामला हुआ क्या नहीं हुआ। जब मैं पढ़ाऊंगा बोलो क्या, तो क्या पढ़ाऊंगा? तो मैं आपको कहूंगा सामंत सिंह के समकालीन राजा था कौन? अजमेर में कौन था? फिर अगला पॉइंट लिखेंगे कीर्तिपाल और पृथ्वीराज में अनबन थी, इस कारण कीर्तिपाल ने आक्रमण किया किस पर? सामंत सिंह पर। और सामंत सिंह इस आक्रमण में पराजित हुए और चले गए कहां? और वागड़ में चोरसीमल को पराजित करके कौन से वंश की नींव रखी? तो एक बात बताओ, क्या सामंत सिंह को हमने कहीं पढ़ा क्या? जिसको आ रहा है याद हाथ खड़ा करो, कहां पढ़ा? यही तो बात है, हमने कहीं ना कहीं सामंत सिंह को पढ़ लिया है। पढ़ा है तो कहां पढ़ा है? और कोई? और कोई? तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, अमरीन और आयशा, ठीक है। खड़ी हो, बताओ। जोर से बोलो। हाँ, थोड़ा थोड़ा जो याद आ रहा वो ठोको। किसको? अच्छा, कब? क्या पता। खड़ी हो अमरीन, क्या ये सही कह रहा है? अपने मित्र का सहयोग करोगे या विरोध करोगे? विद्वान हुए ना, इतिहासकार हुए ना, किन्होंने सूर्यवंशी मत का, किसी ने अग्निकुंड मत का, तो आप अपने मित्र का समर्थन करोगे या कोई दूसरा मत रखोगे? कौन थे सामंत सिंह? मेवाड़ के शासक, तो ये तो मैंने बताया कि मेवाड़ के शासक। हाँ, तो थे कौन, कहां पढ़ा हमने इनको, ये पूछ रहा हूं मैं। कौन बताएगा रे? बैठो, कौन बताएगा?
बैठो बैठो। और कोई? बैठो। जूता पड़ जाएगा, वो समर सिंह थे और ये सामंत सिंह है। समर और सामंत में तुझे फर्क ही नहीं दिखाई दे रहा है? बट और कोई? जय सिंह का पुत्र कौन सा कुमारपाल? और वहां पे हमने कहां पढ़ा वो मर जाएगा, वो सज्जन था। बेटे जो मन में आ रहे ठोक रहे दे धमाधम। और कौन बताएगा? गर्ल्स में से पूजा, रिकॉल हो रहा है? कहां पढ़ा बताओ? तराइन के द्वितीय युद्ध में। हाँ बिल्कुल सही है स्टूडेंट, याद कीजिए। हाँ जिन्होंने भी बताया है सबने सही बताया है कि तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज का साथ देने आए थे वागड़ के सामंत सिंह। लिखाया कि नहीं लिखाया? भले ही लिखा हो। तुमने एक एक बात कह के हजारों बातें लिखा दी, अब हम किस किस को याद कर? हर एक को याद करो, है नहीं? अब बताओ ये पूरा दृश्य आपको समझ में आया? एक बार ओरली पूछ लूं? हाँ बोर्ड पर देखोगे अच्छे, सभी साथ में रिपीट करोगे। जल्दी से बताओ स्टूडेंट, नाडोल में संस्थापक कौन था? लक्ष्मण चौहान में वंशज हुए कौन? अल्हण के पुत्र कौन? कीर्तिपाल को कितने गांव की जागीर दी? ओके, अब कीर्तिपाल के समकालीन मेवाड़ के राजा, अजमेर के राजा, गुजरात में कौन था? अब जल्दी से बताओ, कीर्तिपाल और पृथ्वीराज में क्या थी? अनबन। क्या थी? क्या थी? इसलिए दोनों के बीच में क्या हो रहा था? संघर्ष। क्या हो रहा था? अब बदला लेना चाहता था कौन? पर ताकतवर थे कौन? इसलिए कीर्तिपाल ने सोचा मैं अटैक करूंगा किस पर? सहायता मांगी किससे? भीमदेव और कीर्तिपाल ने मिलकर अटैक किया कौन से वार्ड पर? पराजित किया किसको? सामंत सिंह पराजित होकर कहां गए? और वागड़ के कौन से मल को पराजित किया? बोलो। और नींव रखी कौन से वंश की? अब बताओ, सामंत सिंह का भाई था कौन जो आधे रास्ते से वापस आया किधर? और सहायता ली किसकी? और भीमदेव की सहायता से वापस पराजित किया किसको? कीर्तिपाल पराजित होकर कहां आए? और फिर कीर्तिपाल को पता चला कि साथ दिया है किसने? तब कीर्तिपाल अटैक करना चाहता था किस पर? पर बदला लिया भीमदेव से। कहां अटैक करके? अब जालोर पर अटैक क्यों किया? क्योंकि यहां पर वंश था कौन सा? परमार वंश का राजा कौन जो था? सामंत किसका? इसलिए भीमदेव के सामंत कुंतपाल पर अटैक किया कौन से पाल ने? कब किया? पराजित किया किसे? और अधिकार किया किस पर? 1181 में जालोर में चौहान वंश की क्या रखी? इसलिए कीर्तिपाल को कहा गया चौहान वंश का जालोर में संस्थापक। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो देखो यहाँ पर तुमने एक चीज कवर अप नहीं की है, काफी चीजों को सिर्फ एक डायग्राम के माध्यम से पूरा याद कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं चाहता तो एक पॉइंट लिखा देता और आगे बढ़ जाता, पर हमें पॉइंट लिखकर आगे नहीं बढ़ना है। यही चीजें जब मेंस में याद होगी तभी तो लिख पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब सवाल पूछ लिया, देखो मेंस का सवाल पूछता हूं, बताता हूं तुम्हें। मुहणोत नैन्सी ने कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजा कहा, टिप्पणी कीजिए। अब बस ये सवाल पूछ लिया। अब महान राजा क्यों कहा देख लो। स्टूडेंट, कीर्तिपाल नाडोल का मात्र 12 गांव का जागीरदार था। अपने तेज तराटे दिमाग और अपनी साम्राज्य विस्तार नीति के तहत उसने जैसे तैसे करके अधिकार किया किस पर? मेवाड़ पर।
मेवाड़ वापस हाथों से जाने के बावजूद भी राजनीतिज्ञ में निपुण होने के कारण या के तहत उसने वापस अटैक किया किस पर? जालोर के परमार वंश पर, जो सामंत थे चालुक्यों के। पूरा नहीं लिख सको तो, याद नहीं हो तो, चालुक्यों के सामंत थे। हारने के बावजूद वापस जालोर को जीतकर स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और उनके वंशजों ने आगे 1300 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। इसीलिए मुहणोत नैणसी ने कहा ये कोई एक साधारण राजा नहीं, एक महान राजा था। अब बताओ, ऑटोमेटिकली ये माइंड में होगा तभी तो लिख पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमेशा चीजों को समझो स्टूडेंट। प्री का जो समझा हुआ कंटेंट होगा उसी को आप मेंस में लिख पाओगे, वरना प्री तो ऑब्जेक्टिव टाइप है। थोड़ी सी मेहनत से भी अगर 4 महीने छोड़ो प्री के लिए, तो तुम 2 महीने बैठ जाओ और पिछले पेपर निकाल लो, जो पेपर हुए हैं आरपीएससी के वो निकाल लो, और करंट थोड़ा पढ़ लो और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ लो, तो आराम से प्री निकाल दोगे। पर जब तुमने कंटेंट को समझा ही नहीं तो मेंस में आप लिख ही नहीं पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए अच्छे से समझो और अच्छे से पढ़ो। समझ में आया? अब हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, संस्थापक। लिखो जल्दी से स्टूडेंट, संस्थापक। और संस्थापक में लिखो नाडोल के कीर्तिपाल चौहान ने, नाडोल के कीर्तिपाल चौहान ने चौहान ने 1181 ईस्वी में 1181 ईस्वी में परमार वंश के शासक कुंतपाल को पराजित कर परमार शासक कुंतपाल को पराजित कर जालोर में चौहान वंश की जालोर में चौहान वंश की क्या रखी? नींव रखी। इसलिए इन्हें क्या कहा गया? जालोर के चौहान राजवंश का संस्थापक कहा गया। अब इसी बात के नीचे मत लिख दो किसका? मुहणोत नैणसी का। लिख लिया? अब लिखो मुहणोत नैणसी ने कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजा कहा। यानी कीर्तिपाल को किस नाम से पुकारा? कीतु के नाम से। कीतु एक महान राजा कहा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ो। लिखो जानकारी देने वाले स्रोत। जानकारी देने वाले स्रोत। और जानकारी देने वाले स्रोत में लिखो सबसे पहले विद्वान का नाम लिखो पद्मनाभ। कौन सा नाम? पद्मनाभ।
अब जिसको पूछूंगा वही बोलेगा। पद्मनाभ द्वारा रचित ग्रंथ जो है कौन बताएगा? पद्मनाभ ने कौन से ग्रंथों की रचना की? कौन बताएगा? बहुत कम के हाथ खड़े हैं। साला एक दिन है ना टेस्ट रखता है, और टेस्ट के नंबर मैं ही सुनाऊंगा, ये भी कान खोल के सुन लेना। और फॉर्मूला पहले ही बता रखा है। अब तुम में से कोई सोचता है कि मैं टेस्ट में बैठूंगा ही नहीं, तो कान खोल के सुन लेना। अगले 15 दिनों के लिए मैं रेस्टिकेट करूंगा, प्लस अपने पेरेंट्स के नंबर यहां पर है आपके, सीधा कॉल उनको जाएगा। कहेंगे कहेंगे आपकी औलाद टेस्ट में नहीं बैठ रही। बिल्कुल स्पष्ट बात है, बताओ क्या किया जाए? तो पिताजी तो एक ही बात कहता है, हाँ फोड़ो साले को, बस मुझे तो सक्सेसफुल छोरा चाहिए। इस बात को ध्यान रखना स्टूडेंट। कौन बताएगा? गर्ल्स में से पूरे हाथ खड़े करो। छोरो ध्यान रखना, दिमाग में कचरा है जो निकाल देना, वरना यहां पे लाके फुट। कौन बोला रही है? ध्यान रखना, हालत खराब हो जाएगी, ज्यादा होशियार मत बनना। तुम्हारे जैसे लफंगे खूब आए और खूब गए, दुष्टी गई के। ध्यान रखना, दिमाग में जो कचरा है निकाल देना। और तुम तो बच्चे हो, जब 4000 स्टूडेंट में से किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती है, तो तुम तो हो भी क्या। ध्यान रखना, जिस भाषा में समझोगे अच्छे से समझा दूंगा। अब बस इतनी सी बात में समझ लेना। उत्कर्ष है ये, और उत्कर्ष का मतलब डिसिप्लिन। तुम्हारे लक्षण बाहर रखो, ओके? और अब की बार बीच में कोई भी बोला तो ध्यान रखना, तुम्हारे में लक्षण तो 1% है भी नहीं, और बिना फालतू के फपोले की तरह कूदते हो, आता जाता तो कुछ है नहीं, और तुम सोचते हो कि बोलकर चुप हो जाएंगे। ध्यान रखना, तुम्हारे चारों तरफ 4 से 6 कैमरे लगे हुए हैं, और ये भी बता दूं, ये आवाज भी कैचअप करता है। ये उत्कर्ष है। बताओ, एक ही बताना है। अब पिछले वाले बताओ, कौन बताएगा? पहले ईमानदारी का परिचय देते हुए बता दो, अभी बोला कौन था बीच में? ईमानदारी का परिचय देते हुए, वरना मैं ऑफिस में फोन करूं, अभी आवाज से पता लगवा लूंगा। जो बोला था बता दो, बिठा दूंगा, वरना बाद में मत बोलना। और जो ईमानदारी का परिचय देगा बिल्कुल बिठा दूंगा, वरना ऑफिस में कॉल गया नहीं, आवाज का तो पता लग जाएगा बोलते हुए का। कौन था? और मैं अभी तुम्हारे पास वाले को खड़ा करूंगा, उसका नाम आएगा तो वो ऑटोमेटिकली कह देगा सर ये था, वरना पहले खुद ही बता दो कि सर जी सॉरी मैंने बोला, बात वही खत्म हो जाएगी। वरना बाद में मामला बड़ा भयंकर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। जल्दी से बता दो कौन था? विजय खड़प, हाथू खड़प, तूने बोला? खड़ा हो तू पहले। अब तू बता कौन था? तुझे सब पता था, वरना तू भी बाहर जाएगा। कौन था सच बता दे। नहीं पता, फोन करूं ऑफिस में, और फिर तू भी बाहर जाएगा। पता लगवाओ कौन था और कौन नहीं था। हाँ, दूसरा ग्रंथ कौन बताएगा? सबसे लास्ट टॉपिक, वीरमदेव सोनग्रारी बात। तो देखो, जालोर के चौहानों की जानकारी देने वाले कितने ग्रंथ हो गए? दो क्या 3 हो गए। मुणोत नैणसी को कीर्तिपाल ने कितु एक राजा नैणसीरी ख्यात में कहा, तो कितने ग्रंथ हो गए? 3। तो इस बात को याद रखोगे, लिखो जल्दी से। लिखो जानकारी देने वाले ग्रंथ, या फिर ऊपर लिख दिया ना, हेडिंग क्या डाला? स्रोत पद्मनाभ, और पद्मनाभ के आगे दोनों ग्रंथों के नाम लिख दो।
सर जी, पृथ्वीराज ने जिस पद्मनाभ को कला एवं साहित्य विभाग का अध्यक्ष बनाया वो दूसरा था, बिल्कुल दूसरा था। नाम सेम आते ही आपको ये नहीं सोचना है कि ये और वो एक ही। नो, पद्मनाभ ग्रंथों के नाम लिख दिए, शिलालेख का नाम लिखो एक, मकराना प्रशस्ति। मकराना प्रशस्ति, मकराना प्रशस्ति में भी जानकारी किसकी मिलती है? जालोर के चौहानों की। कौन से चौहानों की? जालोर के चौहानों की। लिख दिया? ओके। उसके बाद अब सुनो और समझ लो आगे कौन बनेंगे राजा और क्या होगा। स्टूडेंट, कीर्तिपाल चौहान ने मात्र 1 साल शासन किया, 1181 से 1182, और 1182 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु। अब 1182 में उनकी मृत्यु हुई तो राजा बना कीर्तिपाल चौहान का पुत्र समर सिंह। कौन बना? बोलो, कौन बना? अब पिछले वालों में से फुदकते तुम बहुत ज्यादा हो ना, तो बताओ समर सिंह को हमने पहले कहीं पर पढ़ा किया? पिछले वाले, अगले वाले कोई हाथ खड़ा ही मत करो। अब देखते हैं पिछले वाले कितने की योग्य है। अब इनका पाप इनके भाषा में ही काटता है। 1 2 3 4, हाँ, तराइन के द्वितीय युद्ध में। बहुत बढ़िया। क्या नाम है? अच्छा, अशोक कौन बोला था? तू ही बोला था तो? किधर से? हाँ, वापस बता। इधर से आई थी। तीनों खड़े हो तुम, तू भी खड़ा हो, तू भी खड़ा हो और तू भी खड़ा हो। हाँ, बैठ जा। तीनों खड़े हो। हाँ, तू भी खड़ा हो, इधर वाला। हाँ, तू, और बीच वाला तू भी खड़ा हो। सच बता दो किसने बोला तीनों में से? देखो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कैमरे में अभी सब चेक हो रहा है, यहां से मैसेज चला गया। सत्य बोल दोगे तो बात यही खत्म कर दूंगा, अभी बोल रहा हूं। और फिर ऑफिस में ऊपर बुला लिया, कुछ भी नहीं होने वाला। पर तुम्हें पता है किसने बोला? बैठो। हाँ, इसके पिछले वाला खड़ा हो तो बता। पद्मनाभ ने ग्रंथ कितने लिखे? 2। कौन से कौन से? बैठ जा, तू नहीं था, मैंने आवाज सुन ली है, अभी आवाज पकड़ लूंगा। खड़ा हो रे। हाँ, बता पद्मनाभ ने कौन से ग्रंथ लिखे? कौन सा? बोला था? तू ही बोला था। बैठ जाओ। हाँ, सुनो स्टूडेंट, अब समर सिंह बिल्कुल सही है, तराइन के दूसरे युद्ध में हमने पढ़ा था। अभी भी बोल रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ, इस विजय को, और इधर ये 1-2 गर्ल्स और बैठी है, ये स्टूडेंट्स है, ये पहले पढ़ रखे है। नए वालों, इनको पूछ लेना बाहर चल के कि भाई तुम बाहर चलो, हमें बताओ क्या बिहेव है। स्पष्ट कह रहा हूँ, सच्चाई से हमेशा प्रेम है। अगर गलती कर देते हो तो जब पूछता हूँ बता देना, बाई गॉड की कसम बिठा दूंगा, सच बोलोगे तो। वरना पता लग गया और तुमने 420 कोर्स की कोशिश भी की तो तुम्हें ये भी बता दूं कि जिस बैच में मैं पढ़ाता हूँ उस बैच की कोई भी समस्या हो, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है उस बैच में किसी ने बदमाशी की, ऑफिस में उसकी प्रॉब्लम गई, तो ऑफिस वाले कहेंगे इसको सर के पास भेज दो, राजवीर के पास भेज दो। ध्यान रखना। अब छोटी सी बात में बहुत ज्यादा समझ जाना, मैं स्टडी को लेकर बड़ा स्टिक हूं। आप, मैंने क्या कहा, आप जो भी हो, आप दादा हो, अंडरवर्ल्ड डॉन हो, जो भी हो, कोचिंग के बाहर हो, कोचिंग के डॉन हम ही है। यहां पर तुम्हें मतलब समझे आप पढ़ाई के। यहां एक बात बताओ, तुम क्या सीखने आते हो? कुछ लक्ष्य लेकर ही आते हो ना?
तो लक्ष्य लेकर आते हो, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संस्कार होने चाहिए और कुछ अनुशासन भी होना चाहिए, और उन अनुशासनों की पालना तुम करो या नहीं करो, मैं जरूर करवाऊंगा, चाहे जबरदस्ती चाहे आराम से। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें और नेक्स्ट टाइम में ऐसी गलती कभी भी नहीं करें, विशेषकर मेरी क्या, किसी की भी क्लास में नहीं। इस बात को कम कह रहा हूं, ज्यादा समझ जाना। लो, तुम्हारी वजह से ऑनलाइन वालों को तकलीफ हो रही है, ये कह रहे गुरुजी प्लीज, जिसने भी बोला हम बोल रहे हैं, हम उनसे माफी मांग रहे, प्लीज माफ कर दो, बाहर दो दुष्टियों को। हाँ, तो सुनो, स्टूडेंट समर सिंह कौन थे? अब बोर्ड पर देखो और डायग्राम में समझो अच्छे से, उसको वापस बुला ले, एक बार छोड़ा कमीनों को। समर सिंह, कौन से सिंह? समर सिंह राजा बने। अब समर सिंह राजा बने स्टूडेंट, तो ये बात पता चली कौन सी रात में? अरे बोलो, कौन से देव को? और भीमदेव का सामंती तो थे जालोर के, सही है ना, कुंतपाल। तो भीमदेव द्वितीय को पता चला कि कीर्तिपाल तो दुनिया में रहे नहीं, अब राजा बना उनका पुत्र कौन? अटैक करूंगा जालोर के समर सिंह पर और वापस जालोर को अपना क्षेत्र बनाऊंगा, ये कौन सोच रहा है? तो बताओ, सेना लेकर आया भीमदेव कौन से लोर की तरफ? अब बताओ, समर सिंह इतने ताकतवर थे क्या कि भीमदेव का सामना कर सके? तब इन्होंने अपनाई राजनीति और समझौते का प्रस्ताव भेजा, किसको? कहा कि कर लेते हैं जोता ही जोता समझौता। तो समर सिंह जी को कहा भीमदेव ने, का बताओ समझौते के तहत क्या करोगे? तब समर सिंह ने कहा, स्टूडेंट हमारी एक पुत्री है, लीला दे। कौन सी दे? और हम अपनी पुत्री लीला दे का विवाह आपके साथ करते हैं। भीमदेव ने कहा हाँ, मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए, और वैवाहिक संबंध स्थापित करके जालोर को बचा लिया, क्योंकि जालोर अभी प्रारंभिक अवस्था में था, चौहान इतने ताकतवर नहीं थे। तो इसे ही तो कहते हैं राजनीति के अपना साम्राज्य बचाए कैसे। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बस यही काम था किसका? समर सिंह का। पहला पॉइंट तो यही कि ये कीर्तिपाल चौहान के पुत्र थे। दूसरा पॉइंट के इनके समकालीन था कौन? भीमदेव ने जब जालोर पर आक्रमण किया तो समझौते के तहत अपनी पुत्री लीला दे का क्या किया? विवाह। और तीसरा पॉइंट याद रखोगे कि समर सिंह ने तराइन के दूसरे युद्ध में भाग लिया पृथ्वीराज चौहान की तरफ से। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना, लिखो जल्दी से। सर, was there no information about चौहान of जालोर in बिजोलिया? नो, कोई नहीं। वहां पर सिर्फ जालोर का प्राचीन नाम मिलता है जाबालीपुर। कहाँ? बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख में जालोर से रिलेटेड जानकारी मिलती है कि जालोर का प्राचीन नाम था जाबालीपुर। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखें इस बात को। नेक्स्ट हेडिंग डालो, समर सिंह। समर सिंह और समर सिंह का पॉइंट लिखो स्टूडेंट, पहले शासनकाल लिखो 1182 से 1205। 1182 से 1205 लिख लिया? पहला ही पॉइंट लिखो, यह कीर्तिपाल चौहान के पुत्र थे। यह कीर्तिपाल चौहान के पुत्र थे। कीर्तिपाल चौहान के पुत्र थे।
सर बुक में स्रोत में तारीख फरिश्ता लिखा, हाँ वो हम पढ़ेंगे कानड़ देव के समय में। समझ में आया ना? क्या लिखा? कीर्तिपाल चौहान के पुत्र थे। दूसरे पॉइंट में लिखो। एक मिनट सर, पृथ्वीराज तो भीम सिंह के दुश्मन थे और समर सिंह ने तराइन के युद्ध में साथ दिया, तो भीमदेव ने समझौता कर लिया। क्या दुश्मन के साथ देने वाले से तो आगे युद्ध नहीं हुआ क्या? इसमें हमारा दिमाग नहीं लगाना है। मैंने क्या कहा, इतिहास हमें इनके अकॉर्डिंग पढ़ना। हमारे अकॉर्डिंग तुम क्यों दिमाग लगा रहे हो कि भीमदेव पृथ्वीराज दुश्मन थे और समर सिंह ने दुश्मन का साथ तराइन में क्यों दिया? अगर एक मिनट के लिए सोचो, भीमदेव गुजरात का था और ये बात पहले की है। अगर समर सिंह 1192 में तराइन के युद्ध में साथ नहीं देने जाते, किसका? पृथ्वीराज का, और बाय द वे पृथ्वीराज तराइन का दूसरा युद्ध जीत जाते और उन्हें बाद में पता चलता कि झालोर से साथ देने नहीं आए कौन, तो पूरा जालोर चला जाता किनके हाथों से? समर सिंह के हाथों से। तब उस समय जालोर के समर सिंह ने सोचा कि स्थितियां यही कहती कि हम साथ दे किसका? पृथ्वीराज का। इस बात को ध्यान रखिए, हमारे से ऐसे हमारे अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। सर आपसे विनम्र निवेदन है, आप संस्था से बात करके हम ऑनलाइन वालों को भी डिबेट वाला वीडियो और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को उपलब्ध करवाते। अरे इनका वीडियो कुछ भी नहीं होने वाला है। डिबेट का मतलब क्या है सुन लो। डिबेट का मतलब यही है कि इनको पॉइंट दे दिया, पॉइंट ही दिया ना आपको, टॉपिक दे दिया, और उस टॉपिक को ये क्या करेंगे? तैयार करेंगे 1-2 दिनों में। तुम्हें बता ही देता हूं, चलो। तैयार करने के बाद इनकी स्किल सुधारने के लिए, आप सभी की स्किल सुधारने के लिए क्या होगा, ये तैयार करेंगे टॉपिक, और तैयार करने के बाद वो उस टॉपिक पर अपना क्या रखेंगे? मत रखेंगे। बस वही बात है, वरना और कुछ भी ऐसे वीडियो कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, आगे लिखो। अगले पॉइंट में लिखो, समर सिंह के समकालीन गुजरात के शासक, समर सिंह के समकालीन गुजरात के शासक कौन थे? गुजरात के भीमदेव थे। शासक मत लिखो, गुजरात में भीमदेव थे। कौन थे? भीमदेव थे। लिख दिया? अब लिखो, भीमदेव द्वितीय ने जालोर पर आक्रमण किया, जालोर पर आक्रमण किया, तब समर सिंह ने समझौते के तहत, समर सिंह ने समझौते के तहत, समझौते के तहत अपनी पुत्री लीला दे का विवाह, अपनी पुत्री लीला दे का विवाह, लीला दे का विवाह किसके साथ किया रे? बोलो। हाँ, भीमदेव के साथ किया। अब लिख लो लास्ट पॉइंट, लिखो, समर सिंह ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया। समर सिंह ने तराइन के दूसरे युद्ध में किसका साथ दिया? लिखो आगे। हेडिंग डाल दो, उदय सिंह सोनग्रा। उदय सिंह सोनग्रा।
शासनकाल लिखो। शासनकाल लिखो स्टूडेंट। 12 पिछले वाले का खत्म कब हुआ? 1205 से 1257। 1205 से 1257, 57 लिख लिया। ओके स्टूडेंट, अब सुनो और समझो, अच्छे से समझना। पहले बोल रहा हूं, उदय सिंह एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण राजा है और जालोर को सुदृढ़ स्थिति में लाने में बहुत बड़ा हाथ है किसका? उदय सिंह सोनग्रा का। तो सुनो और समझो। सबसे पहले बात लेते हैं उदय सिंह सोनग्रा और केंद्र से रिलेटेड। केंद्र का मतलब दिल्ली। जब उदय सिंह सोनग्रा राजा थे कहाँ? जालोर में, तब केंद्र में दिल्ली में शासक था इल्तुतमिश। कौन था सर? तब तक भीमदेव बूढ़ा नहीं हुआ था। अरे मेरी बात सुनो, अब इनको क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने पृथ्वीराज और सोमेश्वर पढ़ना प्रारंभ किया, तब से नाम आ रहा है किसका? रणथंबोर पढ़ लिया, जालोर पढ़ लिया, तो भी इन्हें लग रहा कि अब तक भीमदेव था। अरे भीमदेव का जो जीवन काल था वो तो थोड़ा ही था, पर बातें उस समय की ही हो रही है। समझ में आया ना? आप देखो, हेडिंग देखो, हमने जो समर सिंह का शासनकाल लिखा, कितना लिखा? 1182 से 1205। अब बताओ, कायंद्रा का युद्ध हमने लिखा 1178। तो वो बातें तो आसपास की हो रही है। क्या 4 साल में आदमी बूढ़ा हो जाएगा? तुम्हें इसलिए लग रहा है कि हमने रणथंबोर पढ़ लिए भीमदेव, हमने उधर पृथ्वीराज पढ़ा भीमदेव, इधर जालोर आ गए भीमदेव। क्या भीमदेव अभी तक जिंदा? अरे जिंदा तो वो जीता रहा, उतना ही रहा, पर जो समकालीन बातें आएगी वो तो बतानी पड़ेगी। समझ में आया ना? कितना दिमाग लगा लेते हो। अब कोई राजा ज्यादा जी ले तो ये भी लफड़ा, कोई राजा कम जी ले तो इतना ही जिया ये, इसने कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं किया भाई। सर हम ऑनलाइन वाले अपनी स्किल कैसे डेवलप करें? नो कमेंट्स। ओके, आप स्टूडेंट्स बिल्कुल क्यों नहीं? देखो मेरी बात सुन लो, जरूरी नहीं कि हर चीज सिर्फ दूसरों की तरह ही कर सके। बिल्कुल कुछ आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण बिल्कुल बच्चे काफी कोचिंग तक नहीं पहुंच पा सकते हैं, तो क्या वो तैयारी नहीं कर सकते? क्या बिल्कुल करते हैं। कैसे? सुन लो और समझ लो स्टूडेंट। आपको मैं ये भी बता दूं कि आप जब भी आपकी छुट्टी हो, जैसे संडे छुट्टी रहती है, तो संडे के दिन आप हमेशा नहीं देखकर संडे के दिन यूट्यूब पर खजाना पड़ा है, आप यूट्यूब पर जाकर अच्छे अच्छे इंटरव्यू देखो। इंटरव्यू सेशंस इतने भरे पड़े हैं यूपीएससी के। देखो यूपीएससी के, आईएएस के इंटरव्यू देखो। हाँ, तो याद रखे, तो आईएएस के इंटरव्यू देखो, तो वहां पर उनका सवाल पूछे, उसका वापस उत्तर देने का तरीका कैसा होता है, वो चीजें देखो। ऑटोमेटिकली ये चीजें आप में डेवलप हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। तो अब उदय सिंह का सुन लो और समझ लो अच्छे से। उदय सिंह सोनग्रा, तो उदय सिंह सोनग्रा जब जालोर के राजा थे स्टूडेंट, तब केंद्र में था, बोलो कौन? चलो तुम्हें डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। यह है दिल्ली, बोलो क्या है? और दिल्ली में शासक है इल्तुतमिश, और यह है रणथंबोर। पूरा बता रहा हूं, देखना भी। रणथंबोर, और रणथंबोर में शासक है, याद आ रहा है कुछ? कौन सा देव? समझ में आया ना? और ये है आपका वाड़ ही वाड़ मेवाड़। ये सब चिपक कर बता रहा हूं, तो ये मत समझना ये पूरे ऐसे ही थे, नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं। मेवाड़, और मेवाड़ में था धुआंधार और खत्तर, कौन सा सिंह? और ये बच गया आपका लोर ही लोर, और जालोर में था उदय सिंह सोनग्रा। अब सुनो और समझो, एक के साथ मैं आपको पूरा
इल्तुतमिश का राजस्थान में कहां का अभियान हुआ पूरा बता दूंगा। बताओ, मैंने तुम्हें पढ़ाया था कौन सा देव, बताया था। और मैंने तुम्हें कहा था कि जब वल्हण देव ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया तब ये बात पता चली किसको, तब इल्तुतमिश सेना लेकर आया कहां और रणथंबोर पर क्या कर लिया। अब सुनो, केंद्र से कभी भी कोई भी सुल्तान या बादशाह सेना लेकर आता तो उसका टारगेट यही नहीं होता कि रणथंबोर जीतकर वापस चला जाए। उसका टारगेट ये होता कि राजस्थान में जो बड़े बड़े साम्राज्य है उन सभी साम्राज्यों पर अधिकार करके जाए। तो सुनो, इल्तुतमिश आया, जीत लिया, बोलो किसको, रणथंबोर को। और रणथंबोर से जा रहा था तब लूटा किसके साम्राज्य को, और लूट कर फिर पहुंचा किधर, जालोर में राजा था कौन। अब जालोर के राजा उदय सिंह ने दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए और दुर्ग की सर्वश्रेष्ठ किले बंदी। अब घेराबंदी की जल्दी से बताओ किसने, इल्तुतमिश ने। अब इल्तुतमिश ने घेराबंदी की और जीतने का प्रयास किया किसको, पर जीतने में असफल रहा। और जब जीतने में असफल रहा कौन, इल्तुतमिश, तो भी उसने घेराबंदी को जारी रखा। घेराबंदी को जारी रखा स्टूडेंट, पर इल्तुतमिश के जो सैनिक थे वो नोरा फतेह अली खान के फैन हो गए। किसके, बोलो, नाम सुना नोरा फतेह अली खान का, नहीं सुना है तो सुनो। ये डांस बड़ा खतरनाक करती है, हाय गर्मी, है ना। तो सुनो, अब ये यहाँ पे मैंने क्यों बोला, गर्मियों का सीजन था स्टूडेंट, और गर्मियों के सीजन के दौरान जब इल्तुतमिश की सेना जालोर दुर्ग के चारों तरफ घेराबंदी डाले खड़ी थी तो भीषण गर्मी के कारण इल्तुतमिश के सैनिकों की हालत खराब हो रही थी और सैनिक कर रहे थे हाय गर्मी। तो फैन हो गए किसके, नोरा फतेह अली खान के, यानी गर्मी से परेशान हो गए। जब गर्मी से परेशान हुए तो सभी सैनिकों ने इल्तुतमिश को हाथ जोड़ा कि मर जाओ, वापस चल लो, वरना हम यहां तप तप कर मर जाएंगे। पैर नीचे रखे तो कूदे, क्योंकि इतनी हमारे राजस्थान में तो गर्मी तो बड़ी खतरनाक की पड़ती है। हमारे जैसलमेर की तरफ तो गर्मी में कहा जाता है, भीषण गर्मी मई और जून के महीने में तो कहा जाता है कि दूध के अंदर चाय शक्कर डाल दो और रेत के पास रख दो और 20-25 मिनट या 45 मिनट पड़ी रहने दो, चाय तैयार। पापड़ रख दो, क्या रख दो, थोड़ी थोड़ी रेत डाल दो और गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पापड़ फ्राई। और आगे तुमने गलती से 11 12 13 14 15 गिन लिया तो पापड़ का अस्तित्व। ये है हमारे राजस्थान की गर्मी, है ना। तो स्टूडेंट, राजस्थान की गर्मी बड़ी भयंकर थी, जालोर के आसपास में तो बड़ी भयंकर गर्मी थी। तो इल्तुतमिश के सैनिक परेशान हो गए। इल्तुतमिश दुर्ग के दरवाजे को, दुर्ग को जीतने में असफल रहा। तब इल्तुतमिश ने संदेशा भेजा किसको, उदय सिंह को, का कर लेते हैं जोता ही जोता समझौता। तब इल्तुतमिश ने कहा बताओ समझौते के तहत क्या करोगे। तब उदय सिंह ने कहा शट अप, समझौता मेरे अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि तू जीत नहीं पाया है, वरना तू जीत, एक काम कर। तो कहा नहीं 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 तुम बताओ। तो कहा कि तेरे सैनिक बड़े परेशान हैं, क्या, इसलिए 500 ऊंट देता हूं, इन ऊंटों पर अपने सैनिकों को बिठा और चुपचाप रवाना हो किधर, दिल्ली की तरफ। तो स्टूडेंट मतलब समझो, इल्तुतमिश जालोर को जीतने में असफल रहा। तब इल्तुतमिश और उदय सिंह के बीच में क्या हो गया, समझौता। बस इतना ही याद रखना, ये नहीं याद रखना कि 500 ऊंट दिए, समझौता हो गया। इस समझौते का उल्लेख किया हसन निजामी ने ताज उल मासिर में, और हसन निजामी ने जालोर दुर्ग के लिए कहा
कि जालोर दुर्ग का दरवाजा इतना मजबूत था कि दिल्ली का कोई भी सुल्तान इसे खोलने में सफल नहीं रहा। ये मत बन गया कौन से दुर्ग के लिए? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, इल्तुतमिश फिर जालोर से सेना का पड़ा उठाकर जा रहा था कौन से वार्ड से? तो मेवाड़ में था कौन? इसकी राजधानी को लूटा पहले किसने? इस इल्तुतमिश को जैतर सिंह ने झांप लिया कौन से ताड़ा में? भूताड़ा नामक स्थान पर। और लड़ाई हुई किन किन के बीच में? इल्तुतमिश और जैतर सिंह के। और जैतर सिंह ने धमाधम फोड़ा किसको? और इल्तुतमिश अनलिमिटेड जूते खाकर चला गया कहाँ? दिल्ली। तो अब एक बात बताओ, मेवाड़ का हम राजा पढ़ेंगे क्या? तो बताओ कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, ऐसे पढ़ना होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? याद रखिएगा इस बात को। तो सुनो, अब यहीं पर बता देता हूं। एक बात बताओ, कीर्तिपाल चौहान ने पराजित किया मेवाड़ के सामंत सिंह को, याद है ना तुम्हें? और कीर्तिपाल के वंशजों ने शासन किया जालोर में, किया। अब सामंत सिंह के भी तो वंशज और परिवार के मेवाड़ में थे कि नहीं थे? अब मेवाड़ में राजा था कौन? जैतर सिंह। और जालोर में वंशज था कीर्तिपाल का कौन? तो जैतर सिंह ने कहा मेरे पूर्वजों को, यानी सामंत सिंह जी को जालोर के वंशजों ने, चौहानों ने पीटा था, और मैं अपने पूर्वजों की हार का क्या लूंगा? इसलिए अटैक करूंगा कौन से लोर पर, और ठोकूंगा किसको? अब उदय सिंह को पता चला कि सेना लेकर आ रहा है कौन? तब उदय सिंह ने कहा पूर्वज लड़े और मेरे जीव ने दहन कर दी। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, उदय सिंह और जैतर सिंह के बीच में युद्ध हुआ। तो युद्ध में हार रहे थे कौन? तब उदय सिंह ने जैतर सिंह को कहा पूर्वजों की लड़ाई है, इस लड़ाई को समाप्त करते हैं, कर लेते हैं जोता ही जोता समझौता। तो जैतर सिंह ने कहा समझौते के तहत क्या करोगे? तब उदय सिंह ने कहा हमारी एक अति सुंदर, क्या है? और जूते पड़ेंगे हर बार पुत्री, क्या है? कौन सी दे? रूपा दे। कौन सी दे? रूपा दे का विवाह हम किसके साथ? जूते पड़ेंगे, पोती है, आपके पुत्र तेज सिंह के साथ करते हैं, आपके साथ जैतर सिंह के साथ करते। अरे कमीनों, पोती है। रूपा दे का विवाह आपके पुत्र तेज सिंह के साथ करते, तो तेज सिंह साथ में ही था किसके? जैतर सिंह के। तो ज्यों ही उधर विवाह का प्रस्ताव आया तो तेज सिंह जिनका पापा का क्या कहा, आई लाइक रूपा। तो कहा, जैतर सिंह ने कहा कब से? अभी से। मतलब 100 बातों की एक बात तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं। विवाह का जो प्रस्ताव दिया वो स्वीकार कर लिया किसने? बोलो। तो बताओ, जो पीढ़ियों से जालोर मेवाड़ संघर्ष चला आ रहा था वो समाप्त हुआ किसके समय? समाप्त हुआ किसके समय? अब बताओ, उदय सिंह ने वैवाहिक समझौते स्थापित करके अपनी स्थिति सुदृढ़ बना ली कौन से लोर में? अब मेवाड़ में दुश्मन थे पर उनके साथ वैवाहिक समझौता करके रिश्तेदारी में बदल दिया। और फिर अपनाई उदय सिंह ने साम्राज्य विस्तार। और साम्राज्य विस्तार किया कौन सी रात की तरफ? गुजरात का एक सेनानायक था लवण प्रसाद। कौन सा प्रसाद? इसको दे धमाधम फोड़ा किसने? और अपना साम्राज्य ले गया कहां तक? अब जालोर के चौहान हो गए पावर। समझ में आया ना?
ये काम हुआ किसके समय? उदय सिंह सोनग्रा। तो अब देखो उदय सिंह को याद कैसे करना है, तो आपको 3 पॉइंट पहले ही याद करना है। दिल्ली के समकालीन स्थिति किसकी? सब उदय सिंह की। ओके। दूसरा पॉइंट मेवाड़ के समकालीन स्थिति, और तीसरे पॉइंट में आपको सीधा कहना है गुजरात तक साम्राज्य विस्तार। ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे कौन? उदय सिंह जी। लिख ले जल्दी से, लिखो। पहला ही पॉइंट लिखो, उदय सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक इल्तुतमिश था। उदय सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक, दिल्ली का शासक बोलो कौन था? हाँ, इल्तुतमिश था। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो। इल्तुतमिश ने 1226 में, इल्तुतमिश ने 1226 में जालोर दुर्ग की घेराबंदी की, जालोर दुर्ग की घेराबंदी की, किंतु इसे जीतने में, किंतु इसे जीतने में किंतु इसे जीतने में क्या रहा? असफल रहा। किंतु इसे जीतने में असफल रहा। नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। हसन निजामी के अनुसार, हसन निजामी के अनुसार हसन निजामी के अनुसार इस समझौते की जानकारी, इस समझौते की जानकारी बताओ किस पे? हसन निजामी के अनुसार क्या लिखा? वापस बोलना। इसके ऊपर लाइन क्या लिखी? घेराबंदी की। तो लिखो हसन निजामी के अनुसार, आगे क्या लिखा? अरे एक बोलो रे। समझौते की जानकारी, इस समझौते की नहीं लिखना है। हसन निजामी के अनुसार, नाम लिखो, काट दो वो। इस हसन निजामी के अनुसार उदय सिंह व इल्तुतमिश के मध्य, उदय सिंह व उदय सिंह व इल्तुतमिश के मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ। लिख दिया? आगे कोष्टक में लिख दो जानकारी ताज उल माशिर ग्रंथ में, जानकारी ताज उल माशिर ग्रंथ में, ताज उल माशिर ग्रंथ में। लिख दिया? आगे बढ़ो स्टूडेंट। अब लिखो अगले पॉइंट में हसन निजामी का जालोर दुर्ग के लिए मत, हसन निजामी का जालोर दुर्ग के लिए मत। सर आप जयपुर में भी पढ़ाने लग जाओ ना, ये जोधपुर वाले ही नहीं छोड़ते हैं मुझे, क्या करें? लिखो हसन निजामी का जालोर दुर्ग के लिए मत, यानी क्या कहा? कथन। अब बढ़िया, दोनों तरफ एरो में बंद करके लिखो जालोर दुर्ग का दरवाजा,
जालोर दुर्ग का दरवाजा इतना मजबूत था, जालोर दुर्ग का दरवाजा इतना मजबूत था, इतना मजबूत था कि इसे कोई भी खोलने में, इसे दिल्ली का सुल्तान खोलने में सफल नहीं रहा। दिल्ली का सुल्तान इसे खोलने में सफल नहीं रहा। ये मत हो गया, बोलो किसका? हसन निजामी का। सुल्तान खोलने में सफल नहीं रहा, इसे कोई भी सुल्तान खोलने में सफल नहीं रहा। ओके, मत हो गया ना। अब लिखो, उदय सिंह के समकालीन मेवाड़ के राजा जैत्र सिंह थे। उदय सिंह के समकालीन मेवाड़ के राजा जैत्र सिंह थे। उदय सिंह के समकालीन मेवाड़ के राजा जैत्र सिंह थे। कौन थे? जैत्र सिंह थे। जैत्र सिंह ने अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए, जैत्र सिंह ने अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए जालोर के उदय सिंह पर आक्रमण किया। जैत्र सिंह ने अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए जालोर के उदय सिंह पर आक्रमण किया। उदय सिंह ने समझौते के तहत, उदय सिंह ने समझौते के तहत, उदय सिंह ने समझौते के तहत, समझौते के तहत अपनी पोती, अपनी पोती कौन? रूपादे का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र, जैत्र सिंह के पुत्र कौन? तेज सिंह के साथ किया। तेज सिंह के साथ किया। लिख लिया स्टूडेंट? नेक्स्ट आगे बढ़ो। लिखो, इस समझौते के साथ जालोर मेवाड़ संघर्ष समाप्त हो गया। इस समझौते के साथ जालोर मेवाड़ संघर्ष समाप्त हो गया। फास्टली लिखो, जालोर मेवाड़ संघर्ष क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगले पॉइंट में लिखो, लिखो उदय सिंह ने गुजरात के लवण प्रसाद को पराजित कर, उदय सिंह ने गुजरात के लवण प्रसाद को पराजित कर, लवण प्रसाद को पराजित कर, पराजित कर साम्राज्य का विस्तार किया, साम्राज्य का विस्तार किया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, कल पढ़ेंगे हम कान्नड़ देव सोनग्रा के बारे में। ओके, अरे कंप्लीट ना? ओके, धन्यवाद।